मोहन राकेश, आप सीधे से संदर्भ लेके चलो। जैसे अभी हम चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे कल, उससे पहले हम भरतेंद्र को पढ़ रहे थे। अब जब मोहन राकेश आएंगे, जो नए नाटक या फिर जो एक परंपरा आई, परंपरा को हम बोलते हैं नया नाटक या फिर नए नाटक की परंपरा। उस परंपरा में जो चार चांद लगाते हैं, मतलब नाटक जो है, ये काव्य से गद्य में जाना, या फिर जैसे आप देखो कंदगुप्त है, यहाँ पे भी ठीक ठाक मात्रा में है, रस वगैरह है, चीजें हैं, लेकिन वो भाव अभी वो प्रसादांत है। मतलब सुखांत नाटक और दुखांत नाटक। जो हमारे मोहन राकेश जी हैं, इनका से आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, तीन नाटक इन्होंने लिखे। आषाढ़ का एक दिन, का राजहंस और आधे अधूरे। और इन तीनों नाटक में उन्होंने समझा दिया है कि जो नाट्य शैली होती है ना, जैसे एक लाइन हमने पढ़ी थी जयशंकर प्रसाद में, मान लो आ ही गया गलती से कि राकेश जी और जयशंकर प्रसाद की तुलना करो, तो तुलना से ही थोड़ा शुरू करते हैं। मतलब एक का आधार तो हमने समझा है, दूसरे का आधार हम सकते हैं कैसे उस चीज को देख सकते हैं। तात्विक आधार पर देखोगे तो सारी चीजें बेहतर आएंगी, लेकिन उद्देश्य की दृष्टि से जहां पे उनका मूल उद्देश्य होता है कि एक नए तरह का नाटक बनाया जाए जो प्रसादांत हो, मतलब सुखांत और दुखांत दोनों तरह के नाटक हो। लेकिन जो मोहन राकेश का मूल आधार है, वो समस्या नाटक बनाना चाहते हैं। ये समस्या नाटक जब आप हिंदी कहानियों में, उपन्यासों में या फिर कविताओं में चले जाओगे, तो वहां पे आपको एक नए तरह की संवेदना दिखेगी। कैसी नए तरह की संवेदना? आजाद तो हो गए हम, और वो देश प्रेम से हमें बहुत कुछ मिला, लेकिन क्या हमने अपने अस्तित्व के लिए कुछ खास किया? तो यूपीएससी, देखो मैं अभी कुछ गहराई पे नहीं जा रहा, फिर यूपीएससी यहीं पे सवाल पूछ लेता है कि जो मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन का, इसे अस्तित्ववादी विचारधारा के संदर्भ में समझा जा सकता है। अस्तित्ववादी विचारधारा का मतलब है कि जिसमें जैसे मान लो मैं बोलूं जल की समस्या, ठीक है, जल की समस्या है, तो केंद्र में समस्या क्या है? जल की समस्या। अगर मैं बोलूं राष्ट्र की समस्या, केंद्र में क्या समस्या है? राष्ट्र की समस्या। अगर मैं बोलूं समाज की समस्या, केंद्र में क्या है? समाजवादी। तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ के कि अब नया नाटक आएगा अगर, तो नई तरह की संवेदना हमें देखने को मिलेगी, जहां पे अस्तित्ववादी विचारधारा ही नाटक को समझाएगी। जैसे तो हमारे कालिदास, कालिदास अक्सर कहते मिलते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कभी ना कभी ऐसा होगा जब परिस्थितियां बेहतर होंगी, और मैं उस परिस्थिति के बेहतर होने की आकांक्षा हमेशा से करता रहा। लेकिन वहां पे आगे कौन रहा? वहां पे अस्तित्व, या फिर जब अस्तित्ववादी विचारधारा होगी तो वहां पे मानव केंद्र में होगा, मनुष्य केंद्र में होगा। लेकिन मानव जब केंद्र में नहीं बन पाता, तो वो फिर बातें आ जाती हैं, वो फिर समस्या नाटक बनने लगता है। और जो इनकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, चाहे चंद्रगुप्त हो, तुम्हें सेल्यूकस अपने आप को हार जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त में स्वयं स्कंदगुप्त अपने आप को हारता हुआ दिखता है। तो हारना है, पर अपने आप को वहां पे वो त्यागेगा, अपने आप को वो बलिदान करेगा, वो नहीं सोचेगा, वो अपने आप को नीचे ही रखेगा। और नीचे रखने का दायित्व, जैसे राकेश जी क्या कहते हैं, राकेश जी साहब बोलते हैं कि देखो भाई, एक बात ये है कि मैं ऐतिहासिक चीजें लिख दूं, मैं वो ऐसा नाटक लिख लूं वर्तमान समय की, जो जैसे मोहन राकेश का नाटक है आपके पास। हाँ सर, है। हेलो। है सर। उसको जरा आप खोलो, उसका उसको जरा आप खोलो। हम पहला पेज पढ़ते हैं, ठीक है? ओके आप सर। उस मोहन पहला पेज
पढ़ते हैं उससे आप थोड़ा-सा आधार और समझोगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं 4-5 चीज़ें साथ में क्यों मिलाना चाह रहा हूँ। मैं अस्तित्ववाद को भी साथ में बताना चाह रहा हूँ, मैं जयशंकर प्रसाद को भी साथ में बताना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप समस्या नाटक भी समझ जाओ। क्या करने का मेरा सिर्फ़ एक उद्देश्य है कि आप उन स्थितियों को समझ लो जैसा यूपीएससी आपसे डिमांड करेगा। यूपीएससी पूछेगा आपसे कि जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, उसमें ज़्यादा गहरी अस्तित्ववादी विचारधारा है। फिर जो मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, उसमें गहरी है। थोड़ा समझते हैं। अ, पेज नंबर 2 खोलो। 2 शब्द ये जयशंकर का देखोगे वहाँ निवेदन वगैरह लिखेगा। निवेदन का या 2 शब्द का या फिर प्राकृतन का ये मतलब होता है कि आप उस रचना को कैसे देखो या फिर आप मेरी विचारधारा को कैसे समझो और उस विचारधारा के आधार पर फिर आगे आप नाटक पढ़ो, नहीं पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हो। तो उन्होंने 2 शब्द में लिखा हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। मतलब वो किसी विशेष परंपरा मतलब जो हम पुराने जाते थे ना या फिर पाश्चात्य रंगमंच तो वहां से हम नहीं हैं। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं। परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों का भाग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। मतलब आप समझो कि जब आप पाश्चात्य नाटक में देखोगे ना तो वो उसको मैं तिलस्मी नहीं बोलूँगा, फिर भी जैसे एक तरह से पाश्चात्य सभ्यता से जयशंकर ने लिया और युद्धों को बढ़िया बखूबी तरीके से दिखाया। खून का युद्ध हो तलवारें चल रही हैं, हाथी वगैरह हो, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आषाढ़ का एक दिन हमारे मोहन राकेश लिख रहे हैं, तो वो समझते हैं कि जब मानव जीवन जो है, वो बेरंगा है, उसमें इतने गहरे रंग नहीं हैं, तो इन रंग शिल्पों को मैं उपन्यास में ज्यों का त्यों क्यों उतार दूँ? जैसे आप आषाढ़ का एक दिन देखो, उसमें साफ-साफ दिखेगा। एक चद्दर है, शुरुआत पहले अंक में एक चद्दर है, जो लास्ट में फट जाएगी। पहले अंक में 2 दीपक हैं, जो लास्ट में 1 दीपक बुझ जाएगा। 3 जो बैठने के लिए बिछौने होते हैं वो है और एक छोटा-सा टूटा हुआ मकान है और एक तख्त है जिसमें उसकी माँ सोती है और अ, उसके जो नायिका है मल्लिका उसके बारे में कहा ही नहीं गया। मतलब वो रंग सिर्फ़ मनोभावों के स्तर पर समझाने की कोशिश होगी, ना कि रंगमंच को ऐसा सजा दिया जाए कि रंगमंच की रोचकता से सामने वाला देखने आए। मैं चाहता हूँ मन का मतलब उनका कहना है कि मैं नहीं चाहता कि रंगमंच के जो शिल्प है, इसकी व्यापकता को इतना बढ़ा दूँ कि सामने वाला रंगमंच के शिल्प से सामने आए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो रंगमंच किया जाए, जो अभिनय किया जाए, उससे दर्शक आकर्षित हो, उससे मनोभाव निकलें, उससे जो विरेचन है, उससे विरेचन हो पाए। तो ये चीज़ें हमें समझ आती हैं और आषाढ़ का एक दिन हालाँकि अपने सिलेबस पे है, पर सबसे बेहतर नाटक आधे-अधूरे और यूपीएससी यही करता है। सिलेबस में तो दे दिया हमारे आषाढ़ का एक दिन और पूछेगा सवाल आधे-अधूरे थे। इसलिए आधे-अधूरे के लिए पहले ही मैंने बना दिया था। अब सिर्फ़ आप विचारधारा समझ के फिर आधे-अधूरे पढ़ोगे तो थोड़ा और गहराई से समझ आएगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे जयशंकर जी कहते हैं हमारे कि मैं नाटक रंगमंचों के लिए नहीं लिखता हूँ। रंगमंच नाटक के लिए होना चाहिए, ना कि नाटक को रंगमंच के लिए होना चाहिए। जबकि इसका उल्टा राकेश जी लिखते हैं कि हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएँ, राजकीय या अर्ध-राजकीय संस्थाएँ द्वारा जहाँ-तहाँ बनवा दी जाएँ। मतलब वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी है और 1950 में नाटक लिखा जा रहा था, तो उनका ये भी नहीं मानना था कि है तुम्हारे पास प्रौद्योगिकी है, तुम्हारे पास आधुनिक सुविधाएँ, तो तुम वैसा बना लो। नहीं, प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं है। मतलब ये केवल आर्थिक सुविधा को बेहतर करने के लिए नहीं है। अ, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। मतलब उस चीज को आप लीडर करो, उस चीज को आप आगे बढ़ाओ। ये मोहन राकेश नया नाटक लिखते हैं।
लेकिन उनका जो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों का राजहंस है, ऐतिहासिक नाटक में इसलिए जाता है क्योंकि उनको हमारी सांस्कृतिक जो आधार थे, हमारे हिंदी भाषी प्रदेश की चीज़ें थी, और हिंदी भाषी प्रदेश को दिखाना हो तो सबसे बेहतर आप उज्जैन से दिखा सकते हो, मतलब मिडिल से। सबसे बेहतर आप उत्तर प्रदेश से दिखा सकते हो, मतलब जो बीच के एरिया हैं। तो वहाँ पे उनका दिखाना समझ आता है कि इन सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं, कैसी आकांक्षा कि आप देख लो कि हम उस भोग विलास से बेहतर नहीं हो पाएँगे। हमें क्या चाहिए, जैसे काव्य हेतु में मैंने 4 स्थिति बताई थी। हालाँकि महत्वपूर्ण 3 स्थितियाँ होती हैं। जैसे मान लो आप कोई कविता लिखते हो तो उसके लिए आपको अब क्या चाहिए? प्रतिभा चाहिए कि आप में अंदर से टैलेंट हो, और ये प्रतिभा का विषय होता है। दूसरा, आप व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति मतलब अध्ययन के माध्यम से उसको सीख सकते हो, और सीखने के बाद आप और बेहतर कविता लिख सकते हो। और तीसरी स्थिति होती है अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतनी बेहतर आप कविताएँ या नाटक लिख पाओगे, या फिर उन चीज़ों को बता पाओगे। लेकिन चौथी स्थिति होती है संन्यास। संन्यास या शांति मानो, जैसे कालिदास हमारे कवि हैं, कालिदास को यहाँ पे कवि लिखा गया। अब कालिदास को 3 चीज़ें तो थी कालिदास पर, प्रतिभा भी थी, व्युत्पत्ति भी थी, और अभ्यास भी था। लेकिन उनके पास जो समाधि है, शांति है, वो नहीं थी। और वो समाधि और शांति जब नहीं होती, तो वो जो आकांक्षाएँ होती हैं मानव मन की, उन चीज़ों का हम प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। और प्रतिनिधित्व ना कर पाना मतलब, ने बोला कि अस्तित्ववादी विचारधारा को साथ में क्यों समझ रहे हैं, बाद में भी हम समझ सकते हैं। तो वही है कि मन में आपके क्या है, कविताएं रचना, लेकिन आपको लालच क्या दिया जा रहा है, साम्राज्य। आपको उस साम्राज्य की भोग विलासता नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि जो मानव के भीतर है, जैसे अभी करंट में एग्जांपल देखो, आईआईटी चौथी रैंक, यूपीएससी 21वीं रैंक, लेकिन उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपना दर्जा बनाया, शायद नाम मुझे नहीं याद आ रहा। ये चीजें हैं कि आप अपनी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व जब करने लगोगे, तो वो एक अस्तित्ववादी विचारधारा हो जाएगी। और जब यूपीएससी सवाल पूछेगा, तो आप समझा दो कि उनको यही करना था, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। आगे क्या लिखा है, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा, हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को। राग रंग समझ रहे हो, मतलब वो ही दिनचर्या। राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, मतलब जिस टाइप के, आप ओपेरा ऐसा मत बना लो कि बिल्कुल डिजिटल है। मतलब आप जैसे शिक्षा में समझ लो कि आप अत्याधुनिक स्कूल में गए, जहाँ पे प्रोजेक्टर पे चलता है, ना कोई टीचर है ना कुछ है, तो वहां पे शिक्षाएं तो हो रही हैं। मतलब एक तरह से समझो नाटकों के लिए रंगमंच तो है, पर अब रंगमंच या फिर नाटक किस पर निर्भर हो गए, उन तरह की प्रयोगशालाओं या फिर उन तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस रंगमंच का। तो हमें ये नहीं करना है कि जो, जैसे मान लो कि अभी क्या हुआ है, एक फ़िल्म बनी है सिर्फ़ एआई से करके, और एक जो रांझना मूवी थी, उसको थोड़ा समझो, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। रांझना जो फ़िल्म थी अ सोनम कपूर की, और एक और साउथ का हीरो, नाम नाम बहुत भूलते हैं इस समय। तो हाँ, धनुष की। तो वहाँ पे अब एआई से जो उसकी एंडिंग है, वो बदला जाता है। तो क्या आप किसी ऐसे मेन डायलॉग या फिर किसी ऐसे मेन प्रयोजन को एआई से बदल देना चाहते हो? और वो 1950 की जो समस्या है, वर्तमान में भी वो समस्या उभर के चली आ रही है कि ये एआई से मूवी बनाना क्या मनोभावों को उस तरह से प्रस्तुत कर पाएगा? अभी जो गिबली आर्ट चला था, गिबली आर्ट, वो जो जिसने उसको इन्वेंट किया था, उसने एक आर्ट बनाने के लिए 4 साल लगाए थे। और आप एक फ़ोटो डाल के ग्रोक से, जीपीटी से 10 सेकंड में एआई वो गिबली फ़ोटो बना दे रहे हैं। तो क्या उसमें वास्तव में वो भाव आ पाएँगे जो उसने मनोभाव में शामिल करके रख दिया? तो नहीं, वो भाव लाना मुश्किल है। इसलिए नाटक में जो हमारे मोहन राकेश जी हैं, ये मनोभावों को लाना चाहते हैं। ये नाटक को पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न बनाना चाहते हैं।
इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोग के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों से उसका विकास होगा। ये जो स्थितियां हैं, ये जो एक तरह से हमें संभावनाएं समझ आती हैं मोहन राकेश के नाटक में। फिर चाहे आषाढ़ का एक दिन हो, जिसको पढ़ोगे आप तो जैसे कह रहे हो किसको पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर मुझे आनंद नहीं आया, तो वो आनंद तभी आ सकता है जब आप उस चीज को गहराई से देखो। अगर सिर्फ आप नाटक को लेकर चलोगे तो वास्तव में सिर्फ एक नाटक ही है, और नाटक तब तक रिलेट नहीं होगा जब तक आप स्वयं नायक की भूमिका में ना आ जाओ, जब तक स्वयं आपको अस्तित्ववादी विचारधारा आपके भीतर ना दिखने लगे। स्वयं जो कालिदास है, उस कालिदास की मन स्थिति आपके मन में ना दिखे। कालिदास की ये वाली लाइन थोड़ा फिट करो, या फिर कवि जो मातुल हैं उनकी एक लाइन, दोनों लाइन को अपने दिमाग में रखना और उस आधार पर थोड़ा लोगे। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन आपको रोचक लगने लगेगा। मातुल कहते हैं कि जो योग्यता है वो केवल एक तिहाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बाकी जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है वो आपका पद होता है। मतलब आप में कितनी भी बड़ी योग्यताएं हैं, आप यूपीएससी के लिए काबिल हो, आप किसी बड़े संस्थान के लिए काबिल हो, ठीक है, वो सिर्फ आपकी 1/3 योग्यता है। लेकिन आपको कोई महत्व नहीं देगा जब तक आप उस पद में नहीं हो। जैसे समझ लो, एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो अगर मैं 1 साल बाद योग्य होके आगे निकल जाऊं तो वहां पे मेरी बातें लोग ज्यादा सुनेंगे या फिर उस चीज को ज्यादा महत्व था। मेरे पास पहले जैसा सब कुछ ही था, लेकिन वो पद की मेन प्रतिष्ठा हो जाती। एक बात ये समझा जाती कि अस्तित्व के होने के बावजूद भी अस्तित्व ना बना पाना एक तरह से समझा देता है कि हाँ, ये चीज तो है। दूसरी बात, जब हम कोशिश करते हैं कि हमारा अस्तित्व भी बन जाए और घर परिवार भी चल जाए, मतलब एक तरह से जो आर्थिक समस्या थी कालिदास के लिए, उस आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए वो चले जाते हैं उज्जैन, और उस स्थिति में उनका उज्जैन चले जाना उचित था। लेकिन फिर वो समझते हैं कि शायद, उनका एक कहना है, उनका एक कथन है कि शायद मैं सोचता हूँ कि कभी ना कभी एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे मेरी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। और ऐसा हम भी सोचते रहते हैं, ऐसी हमारी भी विचारधारा रहती है। लेकिन जब तक आप उसके केंद्र में मानव को नहीं लाओगे, तब तक आपका स्वयं का अस्तित्व बन ही नहीं सकता। फिर चाहे मल्लिका का अस्तित्व हो, जहां पे उसको कोई अस्तित्व ही नहीं, निर्णय उसके हैं, पर जो बातें हैं दूसरे की हैं, जो विलोम है शब्द उसके हैं। लेकिन जैसे विलोम के बारे में, विलोम को आप विलन मत समझो। विलोम एक तरह से सफल कालिदास है, मतलब जो सफल विलोम है वो कालिदास है, जो असफल कालिदास है वो विलोम है। उन परिस्थितियों में आप देखो तो एक ने अपनी अस्तित्व तो बचा ली, लेकिन वो अस्तित्व बना नहीं पाया, और दूसरा अस्तित्व बना लिया लेकिन अपना अस्तित्व बचा नहीं पाया। दोनों चीजें शायद उलझी लग सकती हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और करीब जान, आप थोड़ा सा हम नाटक को और गहराई से देखते हैं, और करीब से देखना हमारी एक जरूरत है। लेकिन सर जयशंकर से यहाँ पर, तुलना वगैरह वगैरह। हाँ। मेरे को समझ में नहीं आया था दोनों बिलों वाला, जैसे आप बोल रहे हैं। कौन सी लाइन? सर जैसे नहीं बोल रहे हैं कि विलोम जैसे एगो दुख के लिए एगो लाभ के जैसे नहीं होता है, उस आधार पर सर। आ, ये वाली लाइन की, जो एक असफल विलोम है, नहीं, जो एक सफल विलोम है वो कालिदास है, जो एक असफल कालिदास है वो विलोम है, ये बात। हाँ, ये भी सर समझे ना थोड़ा। देखो, मान लो कि दो कवि हैं, ठीक है। हाँ, अब दोनों कवि में उतनी ही क्षमता है, उतनी ही योग्यता है जितना सामने, मतलब कालिदास के भी पास उतनी ही योग्यता है और विलोम के पास भी उतनी योग्यता है। और एक संदर्भ आता है कि कालिदास विलोम से पूछता है, क्या तुमने इस छंद का अभ्यास कर लिया, मतलब वो उसी फील्ड में है, ठीक है। आप चाहो और करीब से समझना, यूपीएससी ले लो, कि एक इंसान है, बराबर का नॉलेज रखता है,
दूसरा इंसान है बराबर का नॉलेज रखता है। लेकिन जो असफल इंसान है वो विलोम कहलाता है, और जो सफल इंसान है वो कालिदास कहलाता है। क्षमताएं योग्यताएं दोनों में समान है, लेकिन क्षमताओं योग्यताओं के समान होने के बावजूद भी जो पद है, जैसे क्या बोला अभी मैंने, जो तुम्हारी योग्यता है तुम्हारे 1/3 या फिर 1/3 व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और जो पद है या फिर प्रतिष्ठा है वो तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो आप कितना भी पढ़ लो, मैं कितना भी पढ़ लूं, कोई कितना भी पढ़ ले, या फिर कोई कितना भी जानकार हो, कोई कितना भी पढ़ा कभी हो, जब तक उसके पास एक संज्ञा नहीं मिलेगी राष्ट्र कवि, या फिर कोई, चाहे वर्तमान समय में सोशल मीडिया, या फिर से मोहन राकेश मान लो नाटक ही लिख रहा है, तो अगर उनके जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, वो जगदीश चंद्र माथुर जैसे होते, माथुर जैसे उनके भी खराब नहीं है। कोणार्क जो नाटक है तो उनकी तुलना जयशंकर से की जाती है, और जयशंकर को अगर महान मान रहे हो तो जयशंकर के अगले स्तर पर आने पर जगदीश चंद्र माथुर को आप क्यों नहीं मान पा रहे? यही बात है कि एक का अस्तित्व बन पाया, दूसरे का अस्तित्व नहीं बन पाया। तो जब आप उन स्थितियों को समझते हो तो हाँ समझ आता है कि हर कुछ, जैसे एक, हालांकि छोड़ो, थोड़ा वो विवादित हो जाएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक तो आधार आप समझ लेना, आधे अधूरे आने वाला है, आने वाला है मतलब आ सकता है, क्यों? क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जितना गहरा है उससे 10 गुना बेहतर आधे अधूरे नाटक है। ज्यादा से ज्यादा रविंद्रनाथ और सावित्री कहानी 40 पेजों की है। पढ़ लेना, थोड़ा आधार भी समझना, और उसके पहले जो 2 शब्द लिखते हैं, जैसे अभी हमने आषाढ़ का एक दिन में 2 शब्द देखा, तो उस 2 शब्द को लेके चलना, तो आपको नाटक समझ आना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नामकरण का औचित्य स्पष्ट करें। आप इसके लिए कोई अच्छा नाम सुझाना चाहेंगे या नहीं सुझाना चाहेंगे? जैसे अभी हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाम क्यों होना चाहिए, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि स्कंदगुप्त नाम क्यों होना चाहिए, या तो वो पूरी कहानी को समझा दे, वो थोड़ा सा रोचक हो जाए, या फिर उसका एक ऐसा ऐतिहासिक आधार जुड़ा हो जो संपूर्ण कहानी के संपूर्ण कहानी की रोमांचता को अपने आप में समेटे हुए हो। अगर अस्तित्ववादी विचारधारा है, मानववाद केंद्र में है, और एक तरह से समस्या नाटक है, तो सिर्फ इतना कह देना आषाढ़ का एक दिन, ये तो कौतूहल उत्पन्न नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या समझ है, आषाढ़ मतलब बारिश होगी, पहला दिन मतलब वर्षा ही है, पहला दिन हो गया वर्षा, नहीं समझ आएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। सर यहाँ पर सर कुछ तो बोल आधार, सकते हैं कि हाँ। आषाढ़ के, सर यहाँ पर तो ये बोल सकते हैं ऐतिहासिक आधार है, इसमें वर्षा ऋतु को दिखाया गया है, इसलिए नाम हो सकता है कि आषाढ़ के एक दिन ऐसा ही पड़ा, क्योंकि ये ऐतिहासिक आधार दे रहे हैं, लेकिन माँ के जैसे चल रही वातावरण, तो वातावरण के आधार भी यहाँ पर दे रहे हैं सर। वातावरण का भी आधार दे रहे हैं, और इसके पीछे एक और आधार है, जैसे कालिदास की कहानी है। और वास्तव में ये कालिदास वो वाले कालिदास नहीं है जो बहुत बड़े कवि थे, ये कल्पनावादी, ऐतिहासिक नहीं, कल्पना के साथ ऐतिहासिक कहानी को रचा गया। दूत में एक प्रसंग आता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, और उस आषाढ़स्य प्रथम दिवसे की बातें बहुत ही लंबी की जाती हैं, और उसका बहुत महत्व है। तो जिसकी जरा सी भी रुचि होगी, या फिर जैसे 1950 की रचना मान लो अगर है, या फिर थोड़ा पहले की होगी, तो जिसकी जरा भी रुचि होगी कालिदास में, तो वो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे की बात समझता होगा कि क्या मतलब है। एक तो आधार ये हुआ। दूसरा आधार कि आषाढ़ का एक दिन का मतलब है। आषाढ़ का एक दिन पहले अंक में दिखता है, आषाढ़ का एक दिन तीसरे अंक में दिखता है। पहले अंक में जब दिखता है मल्लिका बहुत खुश होती है, लेकिन जब तीसरे अंक में दिखता है तो वो मल्लिका अब परिस्थितियों से बंध चुकी होती है। पहले अंक में महिला मल्लिका का अस्तित्व है, वो निर्णय ले सकती है, लेकिन तीसरे अंक में अब उसके पास, शायद विलोम को क्लियर नहीं किया गया कि पति है या फिर कौन है, लेकिन उसकी एक लाइन आती है कि जब आप किसी बंधन से बंध जाओ, एक सेकंड जस्ट मैं लास्ट पेज खोलता हूँ, पूरी क्लियर लाइन अगर बता पाऊँ तो ज्यादा बेहतर। पेज नंबर
मुझे याद तो नहीं है। लास्ट में आप चलिए सर, देखो मैं पढ़ा हूँ, ज़रा-सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा-सा। बताइए ना, मैं उसको आधार भी बना लूँगा। उसका आधार ये था कि मल्लिका शुरू में तो का जो बेटा है या फिर उसकी पुत्री है, तो वो उस बंधन से बटी है। अब कालिदास क्या बोल रहा है कि क्या हम अथ से आरंभ नहीं कर सकते? तो मल्लिका जवाब नहीं देती है। क्यों जवाब नहीं देती? मल्लिका तो अस्तित्ववादी नायिका है। मल्लिका तो क्या बोलते हैं उसको, बोल सकती है। और ऐसी नायिका जब अंत तक आते-आते चुप हो जाए, तो वही बात होती है आषाढ़ का एक दिन एक तरह से इन्हीं प्रतीकों को साथ में लिया होता है कि पहली बार जो होगा, वो अच्छा महसूस होगा। लेकिन समय बीतने के बाद वो आषाढ़ का एक दिन ज़िम्मेदारी बन जाती है। और जब ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो फिर हमें समझ आता है कि हाँ, नामकरण की दृष्टि से इसका नाम मल्लिका रख देते। ठीक है, मल्लिका नायिका है, कालिदास के कम भाग मिले हैं, नाम रख सकते थे मल्लिका। लेकिन मल्लिका नाम रखना इतना ज़्यादा गहराई से उस अस्तित्व को ना समझाता, मल्लिका नाम रखना स्वयं मल्लिका के अस्तित्व को उतना ना समझा पाता, जितना आषाढ़ का एक दिन नाम समझा पा रहा है। कालिदास नाम तो एक तरह से विवादास्पद हो गया कि कालिदास का जो संदर्भ है, बहुत कम है। नायिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कालिदास तो फिर एक तरह से छोटा-सा कैरेक्टर है, जो पहले अंक में है, तीसरे अंक में, दूसरे अंक में है ही नहीं, और उसके जो वाद-संवाद हैं, वो भी कम है। तो जब वो महत्व का मतलब कंपैरिज़न में कम महत्व का है, तो कम महत्व के होने के बावजूद भी आप सिर्फ़ ऐतिहासिक आधार लेकर लिखना चाह रहे हो, तो फिर एक तरह से वो आपका बायस्ड-पना हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कालिदास का सुख-दुःख ऐसा कुछ करके नाटक लिखना चाहते, या फिर मल्लिका का, ठीक है, लगता। लेकिन जो रोचकता आषाढ़ का एक दिन नाम उत्पन्न कर रहा है और जो प्रतीक उसमें जुड़ा हुआ है, कि आषाढ़ की जो पहली बारिश है, वहाँ पे आप पहले अंक में पढ़ो ना, पहली बारिश में दोनों साथ ही रहते हैं। कालिदास और मल्लिका पहले अंक में भी और दूसरे अंक, जैसे पहला अंक थोड़ा-सा पढ़ता हूँ, समझना। पर्दा उठने से पूर्व हल्का-हल्का मेघ गर्जन और वर्षा शब्द सुनाई देने लगता है। जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे-धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे-धीरे उठता है, एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई, बीच-बीच में गेरू से स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ढूंढी में खुलता है। बस इतना रोक दो, अब आप समझो कि सब कुछ लिपा-पुता है या फिर सब कुछ साज-सज्जा से सजाया हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे आप अगले अंक पे पहुँचोगे, तो वो सारी चीज़ें क्षीण हो जाती हैं। वो जो गेरू का रंग है, मिट जाएगा। चिकनी मिट्टी खुरदरी हो चुकेगी, दीवारें कमज़ोर हो चुकेंगी। तो वही चीज़ें दिखाता है कि हाँ, जितनी गहराई से वो भाव समझा रहा है आषाढ़ का एक दिन। जैसे आगे है, मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसे भीग गई। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। अब देखो, यहीं पे समझ आ गया कि जो मल्लिका है अभी यौवन में है, यौवन में है, तो उसको आषाढ़ का एक दिन या फिर आषाढ़ की पहली वर्षा अच्छी महसूस हो रही है। लेकिन जो मल्लिका की माँ अंबिका है, वो अनुभव युक्त कैरेक्टर है। उसको समझ है कि ये आषाढ़ का पहला दिन पहली-पहली बार अच्छा लगता है या फिर यौवन में अच्छा लगता है। समय बीतने के बाद वो झंझट हो जाता है, या फिर वो देखना होता है कि कौन-सा तौलिया सूखा है। मतलब लेके चलो आप, कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आषाढ़ के एक दिन में, इसलिए मेरे हिसाब से इसका जो नाम है आषाढ़ का एक दिन होना ही चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ें? आप ये बताओ कि हम कहानियों को पढ़ें, मतलब नाटक को पढ़ें, या फिर प्रश्न के साथ समझते चलें, ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि अब समय नहीं मिलेगा प्रश्न को समझना और कहानी को अलग समझना। वो तो आप भी अकेले पढ़ सकते हो। अगर प्रश्न को समझे रहोगे, तो फिर सॉल्व करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी भी, तो आप यूट्यूब खोल के सुन सकते हो कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और हाँ, ये भी है,
फ्लो में बोल रहा हूँ और वहाँ पे आपको आयाम को जोड़ते हुए फ्लो में बोलना है। तो वो दिक्कतें होंगी, मानता हूँ। पर फिर भी अगर आप समझे रहोगे हर प्रश्नों को तो ज़्यादा बेहतर। जैसा कहो मैं पढ़ते-पढ़ते भी आगे समझा सकता हूँ कि कैसे रिलेट करना है। नहीं ऐसे सर प्रश्न को लेते हुए चलते हैं क्योंकि दोनों बना रहेगा फ्लो में और जुड़ता रहेगा तो कैसे डिमांड भी समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और उसका आंसर भी देता चल वो वहाँ पर सॉल्व होता रहेगा जिससे कि कहानी भी पता चल जाएगी कहानी भी चल रही है और प्रश्न का डिमांड और प्रश्न का आंसर भी अपने आप खुद ही आंसर आंसर दिया जा रहा है वैसे सर। ठीक है। अब अगला सवाल है, आषाढ़ का एक दिन जो है, तो अच्छा, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में ऐतिहासिक कथावस्तु क्यों ली है? इस संबंध में इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करते हुए बताएं, इस नाटक में इतिहास कितना है और क्यों है और कितनी कल्पना है? तो इसको आप क्या समझ पा रहे हो? जरा क्लियर करो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या सोच पा रहा सर इसमें इतिहास के आधार पर सर दिखाने का तो प्रयास किया है लेकिन ये इतिहास को द्वंद्वात्मक रूप में भी दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर यथार्थ की काल्पनिक स्थिति तो दिखती है लेकिन जो कालिदास है जो कवि है वो अपने आप को वहां से उत्तर प्रदेश सब नाम नहीं है वहां पर जाना चाहता है लेकिन वो सोचता है कि मैं वहां चला जाऊंगा तो वातावरण जो है वातावरण है तो वो छूट जाएगा। हूँ। ठीक है। अब देखो, थोड़ा समझो। अभी जब हम ये 2 शब्द जो आपने भेजा अभी, इसको जब हम पढ़ रहे थे, या फिर जो गहरा आधार होता है, आधार ये होता है, आधार ये होता है कि जब ऐतिहासिक कथावस्तु लिखी जाती है, तो उसके पीछे एक आधार होता है। कालिदास का नाम, उज्जैन की बातें, वो प्रांगण या फिर वो मातृगुप्त, इन सारे नामों से एक तरह से अब कथा हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नई कथा है। समस्या नाटक है, नया नाटक है, फिर भी हम उससे जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। तो जब आप जैसे मानो कि मैं नए तरीके का संगीत बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है? संगीत में जैसे अभी क्या बोलते हैं, मम्मल रैप मान लो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है? नए तरीके का आइडिया है और नए तरीके का प्रतिपाद्य है, या फिर मान लो नाटक में पुराने नाटक जयशंकर प्रसाद के, या फिर और भी नाटक जो हैं, तो हैं। नया नाटक भी है राकेश जी का, वो भी है। अब मैं एआई के तरीके से या फिर एआई का उपयोग करके नया नाटक रचने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब मैं एआई का भी उपयोग करूँगा, तो बिल्कुल नई चीज़ ही नहीं करूँगा, उसमें कॉमिक ही नहीं डालूँगा, या फिर उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, जैसे जो फ़िल्म बनी है शायद अवतार वगैरह, जो भी कुछ है, तो वो पुराने आधार से जुड़ा है। तो आप कुछ नया करने भी जाते हो, तो उसमें अगर आप छोटा पुराना आधार दे देते हो, भले सिर्फ़ गौण रूप में आए। मैं नया नाटक लिखता और उस नए नाटक में नायक बना देता चिंटू को, तो फिर चिंटू का दुःख उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता, जितना कालिदास का दुःख समझ आ रहा है। मल्लिका की वो बातें उतनी ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती, जितना कोई और नाम से हो जाता। तो इसलिए ऐतिहासिक आधार तो एक स्तर पर ये हमें समझ आता कि हाँ, इसलिए इन्होंने ऐतिहासिक कथावस्तु को नाटक में संदर्भ दिया। दूसरी बात, अभी-अभी मैं पढ़ रहा था कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो। अब आ रही है आवाज़? हाँ कहाँ पे अब आ कट रही गया? है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम कहाँ पे, जैसे जो अत्याधुनिक रंगशालाएँ हैं, इन अत्याधुनिक रंगशालाओं में आप ये रंग शिल्प को डाल के
कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर लोगे। आपको उस सांस्कृतिक परिस्थितियों को, राग रंग को प्रस्तुत करना होगा। और अगर आषाढ़ का एक दिन जैसे देखो, रोमियो जूलियट के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक घटना नहीं है या फिर सिर्फ एक दिन नहीं है। ये हमारे संस्कृत से जुड़ा हुआ है। और इसको अगर हम लेके चलेंगे, अ, सिर्फ नाम नहीं, गहरी कथा वस्तु है। वो हमारे सांस्कृतिक विचारधारा को या फिर हमारे दिन जीवन के राग रंग को बहुत ही करीब से समझा पा रहा है। हो सकता है अषाढ़ का एक दिन की जगह कोई शहरी कथा सेम संवेदना से लिखी जाती। जैसे एक जो नायक है वो कहीं पे रह रहा है, नायिका है दूसरे बंगलों पे रह रही है, सेम विचारधारा के उसको कानपुर में है तो बेंगलोर जाना पड़ा, जैसा यही सच है वगैरह कहानियों में देता। लेकिन यही सच है कहानियां, या वही है कि एक जाता है तो वहां पे उसको दूसरा मिल जाता है तो उसके साथ वो जीवन बिताने लगता है, लेकिन पहला उसको भूलता नहीं। है भाव वही, लेकिन ज्यादा गहरा क्या हो पाया है? क्या यही सच है उतना गहरा हो पाया है? मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन तो हमें समझ आता है कि ऐतिहासिक कथा वस्तु को ले लेना एक तरह से रचना को भी सर्वश्रेष्ठ बना के ही छोड़ता है। और रचना को सर्वश्रेष्ठ बनाना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ये नहीं कि रचनाएं फुलझड़ी जैसी हो और वो वहीं पे समाप्त हो जाए, सीमित हो जाए और फिर उसकी हम याद ही ना करें। तो यही बातें हैं जो आषाढ़ के एक दिन को ऐतिहासिक होते हुए, अब थोड़ा कल्पना की बात कर लीजिए। ऐतिहासिक आधार में कालिदास भी है तो कालिदास नहीं है, या फिर उस ऐतिहासिक आधार में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, समकालीन परिस्थितियां हैं। और उन समकालीन परिस्थितियों में जो मोहन राकेश के कालिदास हैं, उनकी समस्याएं और हमारी समस्याएं मैच कर रही हैं। और अगर मैच कर रही हैं मतलब प्रासंगिकता की कसौटी पे खड़ी उतर रही हैं, ही वो प्रासंगिकता की से ही वो प्रासंगिकता की कसौटी में खरी उतरने लगती हैं, वैसे ही कल्पना का समावेश हो जाता है। और एक साहित्य में क्या क्या होना चाहिए, जैसे साहित्य में आपकी बुद्धि तो हो, आपका एक अलग शिल्प तो हो, आपकी एक विचारधारा तो हो, पर वो सारी विचारधाराएं जब तक कल्पनाओं के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेंगी। जैसे आप सोचो कि भले आपने वो कहानी देखी है अपने गांव समाज में, लेकिन उसमें आपको कल्पना करना पड़ेगा कि वो कहानी पीछे कैसे थी, वो कहानी आगे कैसे थी। आपने सिर्फ उसका मूल भाव पकड़ा है, आपने वो कहानी हूबहू नहीं उतारी। और जब आप कहानी हूबहू उतारोगे तो वो फिर रिपोर्टाज हो जाएगा, या फिर वो कुछ और हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। तो संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, कहानी, उपन्यास नहीं बनते हैं, क्योंकि ये साहित्यिक की काल्पनिक विधाएं हैं जिसमें कल्पना के सहारे लेखक आपको आगे के स्तर तक छोड़ के आना चाहता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो मोहन राकेश का नाटक है अषाढ़ का एक दिन, इसमें निसंदेह सारी बातें ऐतिहासिक आधार पे हैं। लेकिन अगर खंगालने जाओगे तो उस कालिदास की समस्या जो 1000 ईस्वी में था, उसकी समस्या और आपकी समस्या दोनों मित्रवत व्यवहार करती हुई दिखेंगी। ये चीजें हैं। समझे कुछ और बातें या फिर कुछ और सवाल? सर इसमें तो संस्कृति आधार भी दिखाया गया है कि वो भी आज तो प्रासंगिक है संस्कृति आधार पर। देखो, अब ऐतिहासिक आधार है तो उसमें संतनिष्ठता का होना एक तरह से डिमांड पे, जैसे आप समझो कि मैंने आपको बोला कि 2 किलो आलू ले आओ, तो आलू आप हाथ में तो नहीं लाओगे उसको, आप अगर ऐतिहासिक आधार लाओगे। और हालांकि हल्का फुल्का जो भाव है, जैसे जड़ आ जाऊंगी, लेकिन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है सर। हाँ हाँ। ये मैं बोल रहा हूँ कि एक रचनाकार के लैंग्वेज में संकीर्णता होना जरूरी है।
लेकिन कहीं-कहीं पे जैसे जुड़ा जाऊँगी या फिर जुड़ा गया है और कुछ शब्द, तो का आ जाना जैसे इंसान अमृतसर से रिलेट कर रहा है, वो 1925 में उसका जन्म हुआ है या फिर उसने जालंधर से अपने यमे शिक्षा पूरी की है, तो उस आधार पे थोड़ा बहुत उसको मुश्किलें होंगी, क्योंकि पंजाब में जो मेन भाषा है, वो हिंदी मेन भाषा नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर उसने कोशिश की है, तो उस ऐतिहासिक आधार को सँवारने के चक्कर में कोशिश की है। आप आधे-अधूरे पढ़ लो और आपको लगता है कि राकेश जी ने ये सिर्फ़ अपने रचना के लिए किया, तो वो रचना के स्तर पर आधे-अधूरे नाटक है जो एक शहर की कहानी है और शहर की कहानी में जितनी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हो सकती है, जिसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द, फ़ारसी के शब्द, चलतू भाषा के शब्द और कुछ संवादों को रोक कर कि हाँ, इतना बोल दिया तो भाव समझ गए। वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आषाढ़ का एक दिन है, ऐतिहासिक तत्व है। अब ऐतिहासिक तत्व है तो संवाद के स्तर पर भी बहुत सी बातें रुकेंगी ज़रूर कि हाँ, ये आधार मैंने रोक दिया और मल्लिका बोलते-बोलते चुप हो गई, अंबिका तक देख ही रही है। तो ये फिर उनका रंगमंचिता आधार पे आ वॉइस थे नहीं आ रही। निर्देशक के साथ वो बैठे, अभिनेता के साथ हेलो। वो वार्ताएँ करे। मौसम थोड़ा खराब है इसलिए वॉइस कट रही है बार-बार। देखो, न ये मैं बोल रहा हूँ कि वो नाटककार जी का सर। सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं है कि नाटक लिख दिया और वो फुर्सत हो गया। जो मोहन राकेश जी हैं, ये नाटककार वास्तव मायने में हो पाते हैं, जहाँ पे नाटक भी लिखते हैं, निर्देशन जो करेगा मतलब डायरेक्टर समझ लो, उसके साथ भी चर्चाएँ करेंगे। जैसे ये कितनी गहरी बातें हैं। इन बातों का आना सिर्फ़ आधा-अधूरा नहीं है, ये खेलने में भी मदद करता है। लेकिन आप जयशंकर के नाटक में देखोगे या फिर आप भारत दुर्दशा में देखोगे, तो उतना स्पष्ट से नहीं दिखता। जैसे फिर से सुनो, मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर-दूर तक की उत्पत्तियाएँ भीग गई और मैं भी तो भीगी। देखो ना माँ, कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालती है। मतलब अब जो नाटककार है बता रहा है कि जो अंबिका है वो क्या करेगी। अंबिका करेगी कि सर से पैर तक एक दृष्टि डालेगी। ठीक है? फिर व्यस्त हो जाती है। मतलब अब अंबिका का काम है वो व्यस्त हो जाए। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है और मल्लिका का क्या काम है? घुटने के बल बैठेगी और सिर रख देगी। लेकिन जयशंकर के नाटक में देखोगे या फिर भारत दुर्दशा वगैरह में देखोगे, तो इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो फिर क्यों सवाल पूछे जाते हैं? अगर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को खेलना हो, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि कौन से भाव किस स्थिति में जैसे लास्ट में जो भाव है, करुणा का भाव है, स्कंदगुप्त है, वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है और जो नायिका देवसेना है, वो भी दुखी है। लेकिन कल ही मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, उसमें ज़रा-सा भी ऐसा नहीं लगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप आपका आपके लिए नाटक है, आप जैसे अभिनेता हो, अपने हिसाब से आप मॉडिफ़ाई कर लो, अपने हिसाब से आप उसमें चीज़ें चाहे ऐड करो, चाहे उसको खराब कर दो, वो आपका उद्देश्य है। मैंने नाटक इस काव्य प्रयोजन से लिखा ही नहीं कि रंगमंचीयता सफल हो सके। अगर आप बेहतर अभिनेता हो, तो आप उसको कर लो। लेकिन इसमें ये भी बात आ जाती है कि आप अगर एक बेहतर स्टोरी राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, नाटक को लिखने वाले हो, तो आपको वो चीज़ें सरल करनी पड़ती हैं। जैसे आगे क्या है, भीग गई ये थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई उसके केसों को चूम कर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती तो शीत से सिहर जाना मतलब एक जो कपकपाहट है इतनी गहराई से अगर कोई लेखक लिख रहा है तो इसको आप सिर्फ ऐतिहासिक नाटक मानोगे
या फिर कल्पना की उस असीम गहराई में वो पहुंचता है जहां पे उसको पहुंचना था। तो ये हमारे नाटककार आषाढ़ का एक दिन वाले मोहन राकेश में दिखता है। ठीक है। और आगे आगे पता है, ये चीज इतनी गहराई पे चली जाती है जब आधे अधूरे लिखते हैं ना, तो आधे अधूरे पे जैसे वर्तमान समय में मान लो मनुष्य को झुंझलाहट है, वर्तमान समय में मान लो मनुष्य को झुंझलाहट है, और उस झुंझलाहट में उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि वो रो ले, अपना सिर किसी के पैर पे या फिर किसी की गोद पे रख दे, उसको नहीं समझ आता है। और ना ही ऐसी स्थितियां, ना ही ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो वहां पे अब जो नाटककार है मोहन राकेश, वो उस गहराई में भी नहीं जाते, अब आधे अधूरे में सब कुछ आधा अधूरा ही रहने देते हैं। और आप समझो कि रचना कैसे लिखनी है, और अगर आप नहीं भी समझ पाए तो भी एक अच्छा नाटक या फिर रंगमंचीता कर ली जाएगी। तो ये स्थितियां हमें समझ आती है। ठीक है। अब आगे थोड़ा एक एक दो साल पे और जाते हैं, फिर हम बस करते हैं। जैसे मैं थोड़ा देख लूं कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अगर पूछ रहा है, क्या आषाढ़ का एक दिन को त्रासदी माना जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे और किसकी त्रासदी। त्रासदी आप समझ क्या है। हाँ सर, इसमें भी त्रासदी दिखाई देती है, द्वंदात्मक रूप से दिखाई देती है। जैसे द्वंद्वात्मक रूप में त्रासदी क्या। जैसे मैं त्रासदी की कसौटी और बताता हूँ, जो पारंपरिक या फिर ऐतिहासिक कसौटी, फिर उसके आधार पर आप बताओ कि है या नहीं है। ठीक है। जब त्रासदी होगी तो जो नायक है हार जाएगा। दूसरी बात, अरस्तु कहते हैं कि नायक का मरना ज्यादा त्रासदी नहीं है, नायक का तड़पते रह जाना ज्यादा भीषण त्रासदी। त्रासदी में जब जो पाठक होगा या फिर जो दर्शक होगा, उसके दुखों का विरेचन होना चाहिए, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को समझ के विरेचन होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि नायक की सारी स्थितियां उसके साथ होने के बावजूद, या फिर सारी स्थितियां होने के बावजूद उसके साथ त्रासदी हो जाए, तो इन सारी परिस्थितियों के आधार पे आप अगर आषाढ़ का एक दिन देखो, तो क्या आप इसको त्रासदी मानते हो। और त्रासदी अगर मानते हो तो किस स्तर की त्रासदी मानते हो। उसको कोई चोट तो नहीं लगा, उसको खाने के लिए भी है, वो जो इंसान है वो चैन से भाग के चला आया, क्या ये उसकी त्रासदी है या फिर मल्लिका की त्रासदी। सर मान सकते हैं यहाँ पर मलिका का त्रासदी मान सकते हैं ना, क्यों। क्योंकि सर मलिका वो सिर्फ प्रतीक रूप में, प्रेम के रूप में दिखाई देती है। तो जो कालिदास है तो वो अपनी उज्जैन की तरफ जाने के प्रयास करते हैं उसमें। देखो देखो समझो, समझो। मल्लिका है, मल्लिका से मान लो कालिदास पूछ रहा है कि क्या हम अथ से आरंभ कर सकते हैं। अब अगर पहले वाली पहले अंक की मल्लिका होती तो वो मल्लिका कालिदास को बोलती कि नहीं, तुम अपने उद्देश्य पे ध्यान दो, तुम्हारा लक्ष्य है एक कवि का लक्ष्य होना चाहिए काव्य प्रयोजन, काव्य की रचना करना। और तुम अपना काव्य, अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तुम ले जाओ। और अगर वो लौट के आ रहा है, पहले वाली होती तो वही कहते। लेकिन अब जो मल्लिका है उसका अस्तित्ववाद अब कहीं पे हो चुका है। उसकी जो मौलिकता थी अब वो उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं सीमितताओं में बंध चुकी है। चाहे उसके पल्लू पे बंधा एक बच्चा हो, या फिर चाहे वॉइस नहीं आ रही है सर। मल्लिका को अपना पेट पालने के चक्कर में दोष पालना होता है। अब दोष को चाहे आप ये समझ लो कि वो जो मल्लिका है, क्या बोलते हैं उसको, वेश्या हो जाती है। दोष को आप ये समझ लो कि शायद उसको कुछ गलत काम करने पड़ते हैं, या फिर चाहे आप जिस भी तरह का समझो। पर एक अस्तित्ववादी विचारधारा की नायिका
का संपूर्ण अस्तित्व खतरे में चले जाना। और जैसे मैंने बताया कि जो नायक हो, यहाँ पे जो अरस्तु हैं, नायक की बात करते हैं कि नायक मरे नहीं, बल्कि वो बेबस रहते हुए तड़पे, तो वो ज्यादा गहरी त्रासदी होती है। तो नायिका या फिर जो बासठ सज्जा नायिका है, उसके भी साथ यही स्थितियां, यही परिस्थितियां बननी होती। माना कि जो कालिदास है उसकी भी त्रासदी है, लेकिन उस स्थिति के लिए या फिर उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार स्वयं कालिदास है। प्रियंग मंजरी के साथ विवाह करना, या फिर आप कह रहे हो कि मुझे भोग विलास नहीं चाहिए, तो आप तब कहाँ थे जब वो चीजें आपके साथ घट रही? आप सिर्फ इस बात पे सोच रहे थे कि शायद कभी ना कभी अपने से परिस्थितियां सुधरेंगी। जो नायक होगा या फिर त्रासदी होगी, वहां पे दुर्भर या फिर बहुत ही बेहतर प्रयास करेगा। जो नायक है बहुत ही अच्छा प्रयास करेगा कि स्थितियां सुधरें, स्थितियां बेहतर हों। लेकिन ये जो कालिदास है, ये तो हार के चला। और हारना और खुद से हार मान लेना, दोनों स्थितियां। और त्रासदी की कहानियों में आप हारोगे, ना कि आप हार मान लोगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो कालिदास जी हैं हमारे, वो हार मान लेते हैं। इस कारण मुझे नहीं लगा है भाई। आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ देखो, तो जो विरेचन है, मेरा विरेचन भले मैं लड़का हूँ, लेकिन मेरा विरेचन मल्लिका के लिए है। कालिदास के लिए जरा से भी ग्लानि नहीं है उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों? शायद वो दूसरे अंक में आता तो शायद उसके लिए भी ऐसी भावनाएं बनती कि दिखता कि जो वहां पे उज्जैन में है, तो उसके साथ भी है सब कुछ, पर कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है। तो वहां पे मुझे मल्लिका के साथ ज्यादा एक लगाव होता है। और जो अगर रोना आएगा भी, अगर निकलेंगे भी, तो उस परिस्थिति या फिर उस स्थिति को देखने के बाद निकले। आपने तो बहुत ही आसानी से बोल दिया कि अत से आरंभ कर देते हैं। क्या वास्तव में सचमुच में अत से आरंभ करना इतना सरल है? और अगर है भी तो क्या, मान लो अगर विलोम जो है बस उसका एक ग्राहक के तौर पर, तो क्या जो उसकी पुत्री या पुत्र है, क्या इसको तुम कालिदास के रूप में अपनाओगे? तुमने तो किवाड़ बंद करके बाहर, तुम तो बाहर चले गए। तो अगर तुम बाहर चले जाते हो, तो अब जो मेरी संवेदनाएं हैं, अब जो मेरा विरेचन है, ये आपके लिए थोड़ा और कम हो गया। और वर्तमान समय के आधार पे अगर देखो, फिर दिखता है कि हाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन सर और कुछ शुरू में बातें तो अगर ये करनी दिखता है कि जो बताओ। शुरू में सर तो ये हम्म। दिखता है कि जो कालिदास है वो अपने इनाम को जो इनाम लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी इनाम कवि में लेना ही चाहते व्यस्त मतलब? रहना चाहते हैं। हाँ, जो कविता में ही उनको व्यस्त जो लेना पुरस्कार रहना मिल। चाहती है। जैसे हाँ पता हाँ है, सर। पुरस्कार वगैरह शायद वो 8 साल के बाद आते हैं। तो मतलब आप नाटक एक बार पढ़ोगे ना, या फिर दूसरी बार पढ़ोगे, तो वो आपको और भी गहराई से समझ आएगा कि ये जो स्थितियां, जैसे मैं अंत का अंक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आधार आप समझोगे। ठीक है, पेज नंबर 120। कालिदास ही देखकर बता सके कि उसकी बात कहाँ तक सच है, कि क्या सचमुच बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या मात्र। मतलब अभी भी कालिदास का संशय है। और ये परिस्थितियां बन जाना ऐतिहासिक आधार पर सही है, लेकिन अभी तो हम ऐतिहासिक या फिर काल्पनिक नाटक लिखने पे आए हैं ना। तो जब काल्पनिक नाटक लिखने पे आए हैं, तो इस स्थिति को भी आप अपनाओ। ऐतिहासिक आधार पर हो, माना, लेकिन वो आप क्यों, अगर आपको वास्तव में प्रेम था, तो प्रेम फिर कसौटियों को नहीं देखना। ठीक है, मान रहा हूं कि अभी भी आप में संशय है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वो संशय मेरे लिए आपके प्रति जो एक रस होता है, विभिक्षा रस, जिसको घृणा बोलो, तो वो विभिक्षा रस है। देखना साफ समझ आ जाता है। आगे क्या लिखा? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठती है। विलोम कालिदास के निकट चला जाता है।
चलो देखोगे। अब देखो, मल्लिका जो है हाथ में मुंह छिपाए, मल्लिका का कभी भी आप पहला अंक देख लो या फिर दूसरे अंक में उसका प्रियंग मंजिल के साथ मिलना देख लो, वहां पे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मल्लिका जो है कमजोर नारी का प्रतीक है। लेकिन अगर वो अपना मुंह छिपाने पर विवश हो रही है, तो समझ आ रहा है सारी परिस्थितियां या फिर सारा त्रासद, जैसे मान लो गोदान में, तो गोदान की जो त्रासदी है केवल होरी की त्रासदी नहीं है, वो धनिया की भी त्रासदी है। वैसे ही आप उस मल्लिका को देखो, मल्लिका की परिस्थिति को देखो, जहां पे उसको मुंह छिपाना पड़ेगा, और फिर भी वो इतना उसका उदात्त स्वरूप है, वो फिर भी बोल रही है चलो देखोगे, मतलब आग्रह कर रही है कि क्या मेरी बच्ची को देखोगे। मतलब उसको अभी भी उसी कालिदास पे भरोसा है जो कालिदास उसके साथ पहले अंक में था या फिर साल पहले था। कालिदास आविष्ट भाव से उसकी ओर देखता है। आविष्ट भाव से मतलब अनदेखा करता हुआ या फिर समझ लो घृणा भाव से। कालिदास, यहाँ से चले जाओ बिलोम। बिलोम, चला जाऊं? यहाँ पे समझ आता है कि हाँ, शायद या तो ग्राहक है या फिर विवाह हो चुका है। हंसता है। घर से, ग्राम प्रांतर से ही सुना था शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ होती है। अब ये सिर्फ कालिदास के लिए सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे लिए है। जो एक सवाल मैंने छोड़ रखा था कि जो पद है ये आपकी संपूर्ण प्रतिभा को, संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाएगा, और जो आपका योग्यता है, आपकी क्षमता है, वो 1/3 योग्यता को बनाएगा। तो ये सवाल आपके लिए भी है कि सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। तो ये सवाल अच्छा है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। ये भी सवाल है, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। अभी तक तुम नहीं थे, इसलिए नहीं चला गया मैं। अभी तक तुम प्रियंक मंजिल के साथ थे, अपनी नायिकाओं के साथ थे, पटरानियों के साथ थे, तब तो मैं नहीं चला गया, तब तो मुझे तुम्हें याद नहीं आई कि मैं चला जाऊं। अभी क्यों चला? तो विलोम बोलता है क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि बरसों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है। "हं, जैसे तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। और वही बात है कि भले वो एक असफल विलोम हो या फिर असफल कालिदास हो, पर उसका भी एक अस्तित्व है, और यही अस्तित्ववादी विचारधारा है। तुम ही तुम और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। और अभी तक मैं, जैसे जब पढ़ा था मैंने पहली बार कॉलेज में, तो मुझे घृणा थी विलोम से। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, तो वो मुझे समझ आया कि विलोम वास्तव में खलनायक नहीं है। विलोम, जैसे आप देखोगे इसमें भी लिखा है कि विलोम भी एक कवि ही है। नैवेद्य के लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पाते हो। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, और फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ आए हो, और अतीत की इच्छा का मान होना चाहिए। इस भाव को आप और गहराई से समझना चाहो, शायद आपने गुल्ली डंडा पढ़ी होगी। जो नायक है या फिर जो मैं है उस गांव से चला जाता है, तो वो जो हारता है, क्या नाम था उसका, जो भी दलित जाति का एक इंसान था, तो वो गुल्ली डंडा में उस बड़े इंसान से या फिर जो बड़ा ऑफिसर होता है उससे हारता है। इसलिए नहीं हारता कि वो योग्य है, इसलिए हारता है कि वो अतिथि के रूप में आया है। और अ, हमारी जैसे अभी काव्य प्रयोजन पढ़ा हमने, तो वो शुरू में ही है कि अतिथि देवो भव, या फिर हमारे काव्य का या फिर हमारे नाटक का उद्देश्य ही है कि सांस्कृतिक चेतना के आधार को संपूर्ण तरह से व्यक्त करना ही दायित्व है। अगर ये कोई रोमियो जूलियट होता, तो शायद अभी लड़ाई हो गई होती विलोम और अ, या फिर समझो रोमियो और कोई दूसरा कैरेक्टर होता, उसके बीच युद्ध हो गया होता। लेकिन अभी भी वो आधार बना हुआ है हमारी सांस्कृतिक चेतना, जो कि एक तरह से है ही।
आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, पढ़ने में मुझे अच्छा लगा यार। द्वार की ओर चल देता है, द्वार के पास रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। ना मल्लिका, आतिथ्य में कोई न्यूनता ना रहे। जो अतीत वर्षों में एक बार आया हो, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। ये सिर्फ विलोम नहीं पूछ रहा, ये हरमोहन राकेश भी पूछ रहा है। ये हमारा भी सवाल होना चाहिए। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के निकट चला जाता है। सोच रहा हूँ कि अषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और अशमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरण को देखा हिरण को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया था। अब जो घायल हिरण है, वो हिरण कालिदास हो गया है। लेकिन अब इस घायल हिरण में स्वयं मल्लिका का भी अधिकार नहीं है, या फिर जैसे बोला जाता है बचाने वाले का अधिकार है। तो उस हिरण के लिए कोई दूसरा अब अपराधी नहीं है, कोई बड़ा अ, राज सैनिक या फिर राजा का पुत्र उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब तुमने अगर खुद को आहत किया है, अगर तुम अब हिरण हो गए हो, तो अब तुम्हारे आहत करने का आधार तुम ही हो। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है। मल्लिका, और भी कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वैसा ही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वैसा है, बाग में वही नमी, वातावरण की। तो ये हम समझ आ रहा था कि हाँ, नामकरण के आधार पर लास्ट में चीजें और क्लियर होती है कि है सब कुछ वही, लेकिन फिर भी वही नहीं है। तो इसलिए जो आषाढ़ का एक दिन है, इतनी गहरी कहानियां, इतनी बढ़िया नाटक है कि इस नाटक को आप जितनी बार पढ़ो, उतने ज्यादा गहरे भाव आपके साथ चलते चले जाएंगे। तो ये था हमारा आषाढ़ का एक दिन। लेकिन सर इससे यहाँ पर जुड़े जैसे हमारे अपने पास बहुत सर यहाँ पर हाँ। जैसे आपने बताया कि वहां पर आता है तो वो तो जो मारा होता है जो बाण से सर, तो वो जैसे कालिदास और मलिका उसको बचाने का प्रयास करती है। लेकिन सर वहां पर एक नया पात्र आता है जो होता है गंतूर। तो वो सर वो मांगता है, तो वहां पर वो कहते हैं, वो कालिदास कहते हैं और मलिका कहती है कि ये पात्र सभी को जीने का अवसर है। तो वो राजा का पुत्र होता है, राजा का मान सकते हैं सर। तो वो बात कहती है कि सर कि उनको देने से मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि ये सभी के लोगों के लिए है प्रकृति। नहीं उतना अच्छा सर नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ। सही बात कह रहा हूँ। शुरुआत में जो था, अब वो अंत में नहीं बसता है। तो यही है आषाढ़ का एक दिन। पहले आषाढ़ के एक दिन में तुमको यौवन दिखेगा, तुमको सौंदर्यता दिखेगी, तुमको सारी चीजें दिखेगी। लेकिन आप जब अनुभव प्राप्त करोगे, तो आषाढ़ के पहले दिन में आपको कीचड़ दिखेगा, आपको वो विद्रूपताएं दिखेंगी, आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो आपने एक हिस्से दर हिस्से खोया हुआ है। चाहे वो कालिदास के लिए दिखना हो, या फिर चाहे वो मल्लिका के लिए दिखना हो। ये सारे आधार हमारे आषाढ़ के एक दिन के लिए थे। कोई और सवाल हो तो बताओ। नहीं, अब बस करते हैं, बहुत हो गया। सर कोचन का डिमांड तो सर समझ में आ रहा है अपना पढ़ने से, क्योंकि बताते हैं तो उसमें मैं जिस आधार पर पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, लेकिन आधे अधूरे समझ में आ रहे थे। हाँ अब हाँ, वो थोड़ी वो पहला दिक्कत है। पहली बार कैसे? मेरे साथ भी था। होता है, धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म।